डालो ज़रा एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी जो है। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद कराते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमारा ये एक्सरसाइज जब बताई थी इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बता रखी थी, जो हमारी एक्सरसाइज पाँचवीं एक्सरसाइज जो है, पाँचवा अभ्यास जो है वो कौन सा है? समांतर श्रेणी है। पाँचवें अभ्यास का नाम क्या है? समांतर श्रेणी है। अच्छा ये समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ें बताई थी। पहली चीज़, इसको हम बोलते क्या इंग्लिश में? इसको क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, यही कहते हैं। अब इसमें हमने बताई थी कि इसमें समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी सीरीज जिसमें जो पदों के बीच का जो अंतर हो, जो डिफरेंस निकल के वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यही चीज़ होती है। मान लेते हैं हमने जैसे उदाहरण ले लिया एक समांतर श्रेणी हमने मानी, इधर बातें नहीं, एक समांतर श्रेणी मानी हमने, यहाँ पे लिख दिया 4, उसके बाद हमने लिख दिया 16, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 28, इस तरह से हमने ये लिखी। क्या ये बता सकते हो समांतर श्रेणी है? क्या ये बता सकते हो समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए तुमको क्या करना है? केवल अंतर देखना है। क्या 4 और 16 के बीच का अंतर कितना है? 4 और 16 के बीच का अंतर कितने का है? 12 का है। क्या यही अंतर यहाँ भी है? क्या यही अंतर आगे आएगा? दो के बीच में अंतर जो है, अगर यही जो एक बार जो अंतर आ गया वही हर बार चलता रहे बराबर, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, कुछ भी हो, अगर हर जगह अंतर बराबर है तो वही क्या होगी? उस श्रृंखला, उस सीरीज को, उस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। क्लियर है? अच्छा जो ये अंतर होता है ये हम कैसे निकालते हैं? ये निकाला कैसे जाता है? तो इसी सीरीज को ज़रा एक बार समझ लो। यहाँ पे मान लिया हमने जो सीरीज लिखी, जो श्रृंखला लिखी, हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया ऐसे 28, उसके बाद फिर हमने ऐसे 40 लिख दिया, और उसके बाद ये चलता जा रहा है ऐसे चलता जा रहा है। अब इसमें जब हम निकालते हैं तो एक चीज़ बताई थी, जो पहला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहले पद को A1 बोला जाता है। क्या बोलते हैं? A1। दूसरे पद को क्या बोलेंगे? A2, फिर A3, फिर A4, और ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, पाँचवा छठा पद करके। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। अब जो ये A1 होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम A बोल देते हैं, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। इसी को समझ लो, और इसी से सादा कॉन्सेप्ट आखिरी तक होता चलेगा। केवल चीज़ें समझो, उसी से तुम्हारा आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी असल में पूरी एक्सरसाइज में करना क्या है। अब ज़रा देखो, पहला पद हमारा कितना है? 4। अब हमें क्या करना है? ये श्रृंखला जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए हमें क्या? ये अंतर जो डिफरेंस आया हुआ है ये देखना है, क्या ये अंतर बराबर है। अब इसको हम निकालते कैसे? इसको निकाला जाता है 2 बार में। इसको कितने बार में निकालते हैं? 2 बार में। पहली बार में हम क्या करेंगे? D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकालेंगे? पीछे वाले से आगे वाले को घटा देना है। पीछे वाला क्या है? A2 माइनस क्या करेंगे? A1 को। क्या A2 का मान हमारा कितना है? 16 है। A1 का मान कितना है? 4 है। कितना है अंतर आया? 12। अब एक बार फिर से चेक करेंगे D2 का मान। D2 का मान कैसे निकालेंगे? अभी इन दो का हुआ, अब इन दो पे बढ़ो, इन दो पे जैसे जैसे बढ़ते जाना वैसे वैसे एक पद छोड़ते जाना है। ठीक, अब क्या करना है? फिर से वही काम, पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। पहले भी तो यही किया था, पीछे वाले से आगे वाले को घटाया था। अब भी क्या करेंगे? पीछे वाले से आगे वाले को घटा देंगे। तो ज़रा देखो पीछे वाला पद क्या है? A3 माइनस क्या करना है? A2। तो A3 का पद क्या है? A3 का पद कितना है? 28 है। A3 वाला जो टर्म है वो कितना है? 28 है। A2 का मान कितना है? 16 है। क्या घटा देंगे? 28 से 16 घटाते ही 12 आ जाएगा। क्या बता सकते हो कि जो D1 का जो मान आया है, जो D2 का मान आया है, दोनों बराबर है? इसका भी मान 12 है और इसका भी मान 12 है, मतलब D1 और D2 दोनों का ही मान कितना है? 12 आया हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो सार्वंतर आएगा, क्या सार्वंतर, वो यानी कि जो D का मान है वो कितना है? 12 है। तो समांतर श्रेणी के लिए यही एक मेन चीज़ जो सबसे ज़रूरी ध्यान रखनी है, क्या कि जो D1 और D2 का मान जो निकल के आए, जो पदों के बीच का जो अंतर हो वो हर जगह कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब जब बराबर होगा तो वो समांतर श्रेणी है, और जब बराबर ना हो तो समांतर श्रेणी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो ये अंतर निकल रहा है, जो ये डिफरेंस निकल रहा है, ये हमेशा बढ़े ही, घट भी सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्लस का ही हो, ये क्या हो सकता है? माइनस का भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सबका मान क्या कोई अंतर ही ना हो, ऐसे दे दिया जाए 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। क्या ये समांतर श्रेणी है? तुम तीनों बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी है?
अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ ज़रा। हाँ, सबसे मेन चीज़, सबके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 0 का। ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। मतलब हमारा जो डी का जो मान है वो क्या है, बराबर। मतलब ये क्या है, ये भी समांतर श्रेणी है। तो सिंपल सी चीज़, क्या समांतर श्रेणी क्या होगी, जिसमें पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, चाहे वो बढ़े चाहे घटे चाहे फिर कुछ भी ना हो, चाहे वैसे ही पड़ी रहे, तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक। अब जब समांतर श्रेणी होती है, वही उसमें केवल हमें इतनी चीज़ें देखनी है 5.1 में। 5.1 जब करेंगे तो उसमें यही एक चीज़ करनी है। अब इतनी चीज़ करनी है, बता दिया क्या सवाल। अब ये तुम्हारा जब इसमें पढ़ेंगे तो पहला ये सवाल आ जाता है कि अगर कोई श्रेणी दी गई है, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद पता करो। मतलब 4 तक पता है तुमको, आगे के 3 पद और निकाले, मतलब 5वां पद भी निकालना है, 6ठा पद भी निकालना है और 7वां पद। अब इसके लिए हमने तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक मेन चीज़ बताई थी। क्या बताया था कि आगे के 3 पद पता करने, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। क्या बताया था, जितना कहा जाए उससे क्या कर देते हैं, एक कम। यही चीज़ बताई थी। 5वां पद कहा गया तो क्या लिखेंगे, a प्लस का 4d। 6ठा पद कहा गया तो क्या लिख देंगे, a प्लस का। 7वां कहा गया तो a प्लस का 6d। क्या a का मान हम निकाल चुके हैं, कितना निकला था 4, और d का मान कितना निकला था 12। तो हमारा यहाँ पे 4 प्लस का 4 गुणा में d की जगह मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं जो 5वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 4 12 को कितने हो जाते हैं, 24 दूनी 48 हो जाएंगे। यानी कि 5वां जो पद है वो कितना हो जाएगा, 48 4 52 हो जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना है, मेन चीज़ समझ में आ गई। पूरी समांतर श्रेणी में यही एक काम है। अब एक्सरसाइज 5.1 ओपन करो और इसकी समांतर श्रेणी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करो ज़रा, पहला क्वेश्चन नोट करो, सारे क्वेश्चन नोट करते रहना, करो ज़रा। चलो पहला क्वेश्चन नोट करो 5.1 का। अच्छा एक चीज बताओ जरा, एक्सरसाइज में जहाँ जो है उसका हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया था ना तुम लोगों को, क्यों एक्सरसाइज नंबर 4 को समझा दिया था ना, द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट हमने दूसरी एक्सरसाइज में समझा दिया था अच्छे से। द्विघात समीकरण कब होती है या फिर रैखिक समीकरण कब होती है, ये सारी चीज़ें पहले में ही समझा दिया था दूसरे वाले में ना। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यही चीज़ हमको करते चलना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को ज़रा पढ़ना है केवल ध्यान से, बस बाकी सारा कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से होता चलेगा। इनको नोट करो या ना नोट करो, ये तो ऐसे एग्जांपल लिया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाए बस उतना काफ़ी है। नोट कर रहे हो क्या, हो गया। अब ज़रा ध्यान दो इधर। अब हमारा पहला क्वेश्चन देखो ज़रा क्या दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहले क्वेश्चन को देखो, पहले का जो पहला दिया है क्वेश्चन तुम लोग बुक से नोट कर लोगे ना, पहले क्वेश्चन को नोट कर लोगे ना बुक से। क्या बोला गया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। मतलब इसमें एक टैक्सी जो है, एक टैक्सी बनाते हैं, यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, ध्यान देना ज़रा पे, यहाँ पे ध्यान दो, एक रास्ता ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना लिया, सबके बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। ऐसे जो दूरी है इनके बीच की वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। अब सवाल के हिसाब से क्या बताया, सवाल के हिसाब से बताया गया कि एक टैक्सी जो है, ये एक टैक्सी बना ली हमने, ज़्यादा डिज़ाइन अच्छी नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, ये एक टैक्सी बना ली। इसका शुरुआती किराया बताया है, इसका शुरुआती किराया, इस पहले किलोमीटर का किराया जो है कितना बोला है, 15 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया कितना बोला गया है, उसको ना देखो, जितनी अच्छी डिज़ाइन है उतनी बनेगी नहीं तुमसे, हो गया। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। अब सवाल में आगे बोला गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया जो होगा वो इसमें 8 बढ़ जाता है। 8 बढ़ के कितना हो जाएगा, 15 में 8 23 हो जाएगा। फिर अतिरिक्त अगर तुमने लिया 1 किलोमीटर और बढ़े तो फिर किराया क्या होगा, 8 रुपये क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। मतलब पहले किलोमीटर का किराया वो कितना, 15 रुपये पड़ेगा। 1 किलोमीटर अगर चल रहे हो तो 15 पड़ेगा।
लेकिन तुमने 2 किलोमीटर लिया तो 8 बढ़ के 23 हुआ, फिर 3 किलोमीटर गए तो फिर 8 बढ़ जाएगा, तो 23 में 8 बढ़ते ही कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर तुमने अतिरिक्त किराया चले तो 31 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब देखो कि हमारी समांतर श्रेणी इवन नहीं है। सब में बढ़ कितने का अंतर है, सब में कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहे, 8 बढ़ रहे। अब ज़रा देखो, ये केवल समझाने के लिए लिखा है। अब सवाल को करते समय तो हम बता सकते हैं हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दिया है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, हमें एक एपी दी गई है। कहा गया कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये, उसके बाद क्या होता जा रहा है, 8 रुपये बढ़ता जा रहा है, मतलब 23 है। तुम यहाँ से नोट करना, चाहे इसको समझने के लिए यहाँ से नोट कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं, ठीक। तो पहले का 15 हो गया, 15 के बाद कितना हो गया, 23 हो गया, 23 के बाद कितना, 31, 31 के बाद क्या हो रहा है, 42 हो गया। और ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा जहाँ तक जाएगी। अब ये तो पैसेंजर पर निर्भर है कहाँ तक जाता है, हो गया। अब बोला गया है हमें क्या करना है, स्थितियों को संबंध में सूची को एपी है और क्यों है ये बताना है। अब एपी अगर है, समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, हर जगह का अंतर बराबर होना चाहिए। हर जगह का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या ये समांतर श्रेणी है, लिखते समय जो चीज़ें तुमको दी गई हैं उसको लिखो। क्या ए का मान बोला है, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मतलब ए का मान दिए, कितना दिए, 15 दिए। क्या हमारा यहाँ से देखो क्या बोला है, हमारा दूसरा पद कितना हो गया है, जाके दूसरा पद अगर हम बोल दें, दूसरा पद कितना हो गया है, 23 हो गए। दूसरा पद यानी कि A2 का जो मान है वो कितना हो गया, 23 हो गया है। क्या तीसरा पद हमारा जो बोला है वो फिर से 8 बढ़ा है, तो तीसरा पद बढ़ के हमारा कितना हो गया है, 31 हो गया है, हो गया। यानी कि हम बता सकते हैं कि हमारा जो सार्वांतर है, अगर हम D1 निकालना चाहें तो क्या कहते हैं, A2 माइनस A1 कर देते हैं। D1 निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, इन दो में से दूसरे वाले से पहले वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यही तरीका बताया था। तो क्या D1 जो निकालना है A2 माइनस A1 करेंगे तो 23 माइनस में 8 जो है कितना आ जाएगा, 23 माइनस में 15 जो है वो कितना, 8 आ गया। अगर हम D2 निकालना चाहें तो क्या बताओगे, क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे को लेकर चलते हैं, तीसरे वाले से दूसरा माइनस कर देंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। क्या A3 माइनस A2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 31 माइनस में 23 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि अगर हम सवाल पे ध्यान दें तो सवाल में हमें क्या बताया गया है, हम बता सकते हैं कि D1 और D2 दोनों का ही मान कितना है, हमारा दोनों का ही मान कितना है, 8 है। दोनों का ही मान कितना है, 8 है। तो हमारा जो सवाल है, सवाल के हिसाब से अगर कहें तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो सार्वांतर है वो कितना है, 8 है। यानी कि हमारी जो श्रेणी दी गई है, जो एपी दी गई है, जो समांतर श्रेणी दी गई वो क्या है, सही है। श्रृंखला जो दी गई है वो क्या है, समांतर श्रेणी में। अतः बता सकते हो, अतः दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी है, बस लिख दो ऐसे। समांतर श्रेणी है, हो गया। बस इतना काम करना है, हो जाएगा। कर लो ज़रा, फिर अगला बताएं। कर लो ज़रा इसको, अगला बताया जाए। हो गया, दूसरा बताया जाए। कर लो। अनीता मैम ने देखे तो सुनाएंगी, हो गया। अब ज़रा देखो दूसरे वाले क्वेश्चन पे आओ, कि पढ़ाने का तरीका अच्छा है। अच्छा देखो क्या दिया गया है, सवाल बोला गया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देते हैं। अब तो ये एक चीज़ समझ सकते हो कि हमने क्या किया, एक बेलन बना लेते हैं थोड़ा सा। ज़रा देखो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेलन बना लिया हमने ऐसे। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका। हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया, एक बेलन बना लिया ऐसे। वो घर वाला बेलन नहीं है,
ना गैस वाला ना रोटी बेलने वाला, वो बेलन नहीं है यहाँ पे, इसके लिए आयत के लिए कहा जा रहा है। अब जरा देखो, एक बेलन बना लिया गया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें पहले से जो हवा है वो एक मान के ले लिया, सबसे आसान रहेगा। हम मान लेते हैं इसमें थोड़ी देर के लिए ये बेलन बना हुआ है, इसमें माना जो बेलन में हवा की मात्रा है, मान लेते हैं बेलन में हवा की मात्रा हम 1 मान लेते हैं, बेलन में हवा की मात्रा को हम 1 मान लेते हैं, हवा की मात्रा हमने 1 मान ली। अब कंडीशन देखो ज़रा, कहा जा रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब जब इसमें बेलन में जैसे ही पाइप लगाते हो देखा होगा, पाइप को हम नीचे दबाते हैं, ऊपर जैसे ही खींचा जाता है कुछ हवा का प्रेशर कुछ वापस भी तो होता है। अब यही चीज़ बताई जा रही है कि वो पाइप जो है बेलन से 1/4 भाग हवा निकाल देता है। अब हमने जब पहले से मात्रा 1 मान के रखी, तो पहली कंडीशन में पहली बार जब वो किया जाएगा तो हवा क्या होगी, 1 पहले से थी, और इसमें का कितना निकलेगी, 1/4 निकल जाएगी। यही तो कहा जा रहा है ना, प्रत्येक बार क्या की जा रही, हवा से 1/4 निकल जा रही। क्या करोगे, एलसीएम निकाल के करोगे, एलसीएम ही तो लगाओगे, और जब एलसीएम लगाओगे तो 4 एके कितना हो जाएगा, 4। इसको भिन्न के रूप में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 4 एके 4 माइनस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 4, तो कितना निकल आएगा, 3/4। अब ये तो हमारी क्या, ये जो बन के दूसरा तैयार हो गया। अब यही चीज़ कही जा रही, प्रत्येक बार की जा रही, तो हर बार क्या किया जाएगा, हर बार हम ऐसे ही करते रहेंगे और हर बार हवा क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, यही काम होगा। और जब प्रत्येक बार हवा 1/4 कम होती जाएगी, तो ज़रा एक चीज़ बताओ, इसमें जब हम हर बार 1/4 कम करेंगे तो इसमें हवा क्या होगी, हर बार कम हो जाएगी, और यही कम होती जाएगी। तो क्या हम इसी में गुणा करके बना सकते हैं, इसी से घटा के बना सकते हैं, कोई एक काम कर सकते हैं, या तो इसमें हम गुणा कर लें क्योंकि हर बार कम होगी उतनी ही कम हो रही, ऐसा तो कहा नहीं कि पहले 1/4 कम हो रही फिर 1/2 कम हो रही, ये तो कहा नहीं। 1/4 हर बार के लिए कहा गया, हर बार के लिए कहा गया, तो ज़रा देखो यही करते चले जाओ, यही करते चले जाओ। क्या हुआ, ये करा नहीं, सवाल नोट करके रख दिया। एक काम करते हैं, तुमको सवाल दे देते हैं, रुको ज़रा, इनको हम सवाल दे देते हैं अच्छे से। कितने चाहिए बता दो हमको, 5 से कम हो जाएगा, 5 काफ़ी है, चलो हम देते हैं 5 सवाल तुमको। घंटे में एक सवाल तो वो बहुत है। अब ज़रा देखो यहाँ से, पकड़ो, इनमें पढ़े हैं सवाल, चाहिए चैट जीपीटी में। अब ज़रा देखो, हवा निकाली किसने, इसने 3/4 निकाल दी। अच्छा, हमने जब बेलन में हवा की मात्रा मानी है तो ये हम बता सकते हैं पहली मात्रा हमने मान ली शुरुआत वाली जो थी, और जो निकाली होगी क्या है, दूसरे नंबर पे आएगी। अच्छा, हवा निकाली कितनी हमने इस बार, हवा निकाली कितनी है, हवा निकाली कितनी हमने, 3/4 हवा निकाली है, कितना 3/4, और यहाँ से 1/4 करके ऐसे निकाली, तो यहाँ से कितना आ गई, 3/16 आ गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से हवा निकालेंगे, और फिर से हवा कितनी निकाली जाएगी, हवा 1/4 ही निकाली जाएगी। सवाल को पढ़ो ज़रा एक बार ध्यान से, सवाल को एक बार ज़रा ध्यान से पढ़ो। एक चीज़ इसमें बताओ, अब ज़रा देखो, तीसरी कंडीशन में जब चलेंगे, जब हम तीसरी कंडीशन में लेंगे, ये तो पहली बार आ गई, दूसरे पे हवा जब निकाली तो ये आ गई, और इसका कितना निकाला गया, 1/4 निकाल दिया, 3/16 हो गया। अब फिर से जो हवा बची थी, हवा कौन सी बची थी, 3/4 बची थी, कितनी थी, 3/4। अब इसका फिर से कितना निकाला जाएगा, फिर से कितना निकाला जाएगा, 1/4 निकाला जाएगा, फिर से कितना निकाला जाएगा, 1/4 निकाला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, 3/16 फिर से हो रहा है। अब इसमें कहा जाए 1/4 निकाला है तो हम बता सकते हैं ये जैसे ही घटा देंगे, लेकिन इसमें से घटाएंगे क्या, इसमें से बताओ घटाया क्या जाएगा, कितना घटाया जाएगा, जो हवा निकाल दी, कितनी हवा निकाली है, 3/16 हवा निकाली है, कितनी निकाली है, 3/16 हवा निकाली। तो हमें क्या करना होगा, इनको बराबर करने के लिए लासा निकालना पड़ेगा। 4 और 16 का लासा कितना आएगा, 4 और 16 का लासा तो 16 आता है ना, बड़ी संख्या आएगी।
अच्छा यहाँ पे 4 है, इसको 16 बनाने के लिए कितने से गुणा किया गया होगा? नीचे अगर 4 से हो रहा है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 4 तिये 12, माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 16 है ही, इसको बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लासा भी 16 है और यहाँ भी 16 है। तो ज़रा बताओ क्या यहाँ पे कितना आ गया? 3/16 घटाने पे कितना निकल के आएगा? 9/16 निकल के आएगा। अब हमें समांतर श्रेणी के लिए शुरुआत में हमें 3 पदों में ही जांच कर लेते हैं, ज़्यादा तो ले जाने की जरूरत है नहीं। तो ज़रा यहाँ से देखो, हमारी जो समांतर श्रेणी बनेगी, एक जो AP बन के तैयार होगी, वो पहला पद पे क्या था? 1 था। दूसरे पे कितना बचा? दूसरे पे 3/4 बचा, और चौथे पे कितना बचा? आके 9/16 बचा। यही तो आ गया। क्या हम बता सकते हैं इसमें जो हमारा देखो D1 और D2 का मान निकालो। समांतर श्रेणी के लिए हमको क्या जांच करना होता है? समांतर श्रेणी के लिए जांच केवल एक चीज़ करते हैं, क्या कि पदों के बीच का जो अंतर हो वो कितना हो? बराबर हो। अंतर क्या हो? बराबर हो। तो बता सकते हो यहाँ पे अंतर बराबर है या नहीं? यहाँ पे अंतर बराबर है या नहीं? हम क्या करेंगे, पहली बार में जब D1 निकालेंगे तो D1 में क्या करते हैं? A2 माइनस A1 कर देते हैं। A2 का मान कितना है? 3/4। कितना है? बातें नहीं। और A1 का मान कितना है? 1। क्या घटाओगे तो कितना आ जाएगा? घटाओगे कितना आ जाएगा? 4 1 4 से 3 से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3 माइनस का 4/4 कितना निकलेगा? माइनस का 1/4 निकलेगा पहली कंडीशन में। अगर हम यही काम D2 के लिए करेंगे तो D2 के लिए देखो कितना, फिर से क्या करेंगे हम, क्या करते हैं तीसरे वाले से दूसरे को घटाते हैं, इसमें यही करते हैं। तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का मान कितना है? 9/16। माइनस कितना करेंगे? 3/4 माइनस करेंगे। क्या एलसीएम निकाल के करोगे? क्या एलसीएम निकालोगे दोनों का? कितना निकलेगा? 4 और 16 का 16। यहाँ तो 16 है, ऊपर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना है? 9 है। यहाँ पे 4 है। 16 बनाने के लिए कितने से गुणा? ऊपर भी 4 से होगा, कितना हो जाएगा? 12। तो क्या बताओ यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 3/16 आ गया। क्या हम बता सकते हैं कि D1 और D2 का मान क्या बराबर है? ध्यान दो ज़रा, D1 का मान कितना है? माइनस का 1/4 है। D2 का मान कितना है? माइनस का 3/16। क्या ये बराबर है? नहीं है ना? किसको काट सकते हो? 3/16 ऊपर नीचे कट जाएगा। हम काट कब सकते हैं? जब ऊपर नीचे कट जाए तभी तो काटते हैं ना, या फिर सामने सामने कटना चाहिए, 3 से ऐसे कटना चाहिए। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तुम बता सकते हैं D1 D2 अगर बराबर नहीं है तो ये क्या समांतर श्रेणी नहीं है। तो बता दोगे क्या? अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। हो गया? इतना हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट करो। इतना हो गया। अब जरा देखो तीसरा सवाल करते हैं। हाँ, एक काम करें, सबके में वो पड़ा हुआ है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप बना है ना सबके पे। हम एक वो बना देते हैं PDF वाला, उस पर PDF के रोज क्वेश्चन भेज दिया करें, प्रैक्टिस वाले। जो टॉपिक समझाओ उसी टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का PDF बना दो, ऐसे कर दिया करें। घर पे आराम से प्रैक्टिस कर लो। बुक वाले तो हम लगभग यहाँ समझा ही देते हैं सारे। अब जो एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस के तौर पे भेज दिया करें तो हमारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होती रहेगी। हम आज लिंक भेज देंगे, उस पर चैनल पहुँच जाएगा, लेकिन वो टेलीग्राम का है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको कर लेना, उस पर पहुँच जाएगा, उस पर आराम से खोल लेना। अब जरा देखो तीसरा क्वेश्चन। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे PDF डालेंगे तो उसका PDF डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है। ऐसे टेलीग्राम पे रहेगा तो PDF का साइज़ छोटा रहेगा, और डाउनलोड करो तो वो गैलरी में नहीं जाएगा, सीधा ऐप से ही डिलीट कर दोगे, वहीं से काम खत्म। अब ज़रा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने के लिए आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। एक चीज़ देखो, ये कुआं बनाया गया है, इधर बातें नहीं, एक कुआं बनाना है तुमको। और सवाल में कहा क्या गया? सवाल के हिसाब से कहा जाए कि जब हम कुएं की पहले मीटर की, ये कुआं है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया। ऐसे कुएं की कुछ ना कुछ गहराई होगी।
कुएं की कुछ ना कुछ ऐसे गहराई होगी। अब सवाल के हिसाब से बताया जा रहा है, शांत रहो, सवाल के हिसाब से बताया जाए पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये। मतलब जब हम इतना खोदेंगे, इतना खोदने वाला मजदूर इसके कितने रुपए ले रहा है? 150 रुपये ले रहा है। अब कहा गया जैसे ही 1 मीटर से एक्स्ट्रा दूसरे मीटर खोदेगा तो वो क्या करेगा, इसमें 50 रुपये और जोड़ देगा। मतलब पहले 150 ले ही रहा था, अब 2 मीटर खोदा तो उसको कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपये। अब फिर से 3 मीटर खोदा तो फिर से उसने क्या किया, 50 रुपये फिर ऐड कर दिए, अब 250 हो गए। फिर चौथे मीटर तक उसने खोदा तो फिर 50 रुपये ऐड कर दिए। मतलब क्या कर रहे हैं, जो कुआं खोदा जा रहा है पहले मीटर को जब खोदा तो पहले का बता दिया ये तुम 1 मीटर खोदाओगे हम 150 रुपये ले लेंगे। अब आगे की अगर 150 के हिसाब से बढ़ाता जाता तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता। उसने क्या बताया, 1 मीटर के बाद तुम जितना गहरा खुदाओगे हम उस अतिरिक्त मीटर की खुदाई के लिए कितना रुपए लेंगे? 50 रुपये लेंगे। यानी कि हमारी समांतर श्रेणी साफ साफ बनती दिख रही है। हमारी देखो क्या दिया है, हमें क्या बोला गया, दिया है क्या, हमें क्या बोला गया, क्या दिया है, हमें पहले मीटर की खुदाई की लागत दी गई है। पहले मीटर की लागत कितनी है? पहले मीटर की लागत, अल्फी बातें नहीं, लागत कितनी है? 150 रुपये। दूसरे मीटर की लागत कितनी हो गई? दूसरे मीटर की लागत कितनी हो गई? दूसरे मीटर की लागत कितनी होगी? 50 नहीं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो दूसरे मीटर की लागत टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे उसको? 200 रुपये देने पड़ेंगे। टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200। और जब यही तीसरा मीटर खोदेगा तब कितना लागत देनी पड़ेगी? तीसरे मीटर की लागत उसको देनी पड़ेगी 250 रुपये। यही कुछ होगा, ऐसा ही, यही कोई कंडीशन होगी। यानी कि हमारी अगर समांतर श्रेणी देखें, कोई अगर हम एपी को देखें तो हमारी एपी क्या बन रही है, पहले 150 हुआ, फिर कितना हुआ? 200 हुआ, फिर कितना हुआ? 250 हुआ, फिर कितना होगा? 300, और ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि हमारा जो इसमें जो डी का मान है, जो D1 का मान है, वो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करके दिखा दो। A2 - A1 करोगे 200 - 150, ऐसे ही अंदाज़ा दिख रहा है साफ साफ कि 50 का अंतर है, समांतर श्रेणी है। सवाल तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन करने के लिए तुमको दिखाना पड़ेगा सारी चीज़ें। सवाल तो यहीं पे समझ में आ गया कि हाँ अंतर हर जगह कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, मतलब ऐसे ही समांतर श्रेणी है, समझ में आ गया। लेकिन करने के लिए दिखाना पड़ेगा। तो 200 - 150 कितना निकलेगा? 50 निकल आएगा। और D2 का भी मान क्या आ जाएगा? A3 - A2 है, तो कितना करोगे? 250 माइनस का 200 कर दोगे, इसका भी कितना आएगा? क्या 50 आ जाएगा? यानी कि हम बता सकते हैं कि D1 और D2 दोनों का ही मान कितने हैं? 50 है। यानी कि हमारी जो श्रेणी बन रही है, जो श्रृंखला बन रही है, क्या वो समांतर श्रेणी में है? तो लिख दो, अतः यह समांतर श्रेणी है। बस हो गया, समांतर श्रेणी है। इतना काम करना, समझ में आ गया क्या किया गया? अब लास्ट वाले के लिए तुम्हारा एक सूत्र लगेगा, इसको करने के बाद। अच्छा देखो, 3 हो गए ना, चौथा देख लो। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। चौथे क्वेश्चन में बोला गया खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ो, तुम्हें साधारण ब्याज का सूत्र याद है? साधारण ब्याज का सूत्र पता है, सिंपल इंटरेस्ट का? चलो ये टॉपिक कराने के बाद साधारण ब्याज तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में, लेकिन हम तुम्हारा साधारण ब्याज का टॉपिक करा देंगे, ताकि हो सकता है एमसीक्यू इसमें ये ऐसे क्वेश्चन दिया है, पेपर में कोई दूसरा साधारण ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बना दें, तो साधारण ब्याज अलग से कराना पड़ेगा, उसको करा देते हैं पूरा। फिलहाल के लिए इसका सूत्र देखो क्या है। साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका होता है P × R × T बटे में कितना? 100। यहाँ पर P जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। R जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं दर, यानी कि रेट, जिसको हम R से प्रदर्शित कर देते हैं। और T से क्या होता है? समय, यानी कि टाइम, T से प्रदर्शित करते हैं। और SI जो है, इस SI का मतलब क्या है? साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज।
अब जरा देखो, सवाल में कहा गया है कोई खाते में अपने 1000 रुपये की राशि जमा करता है। वो राशि जो है वो असल में किसका काम कर रही है? मूलधन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? मूलधन का। सवाल में देखो क्या दिया गया है, सवाल में क्या दिया है? सवाल में बताया गया है कि वो कितनी राशि जमा कर रहा है। मूलधन उसका कितना बोला है? 1000 बोला है। कितना है? 1000 है, 10,000 है? 10,000 है। और राशि पर कितने प्रतिशत का ब्याज दर लगा रहा है? यानी कि आर का मान कितना है? 8% है। और समय कितने का है? वार्षिक बोला है ना, वार्षिक बोला है ना, वार्षिक यानी कि 1 वर्ष। समय वार्षिक है। समय कैसा है? वार्षिक है। मतलब इसमें ये नहीं कहा गया है कि 1 वर्ष के लिए वो ब्याज ले रहा है या 2 वर्ष के लिए, हर साल उसको 8% का ब्याज देना पड़ेगा। अब सूत्र क्या है? PRT/100। सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का? PRT/100। अब इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया, लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज ना निकाल के हम साधारण ब्याज से अपना काम करते चलेंगे। केवल काम कितने हैं? हम क्या करेंगे, इधर बातें नहीं समझ में नहीं आते, हम क्या करेंगे, पहले बार का क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। जो निकल के आएगा, जो मिश्रधन निकलेगा, हम उसी को क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन मान लेंगे। पहले वर्ष का मूलधन कितना है? 10,000। अब इससे हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। मतलब हम साधारण ब्याज जो आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, मिश्रधन बनके तैयार हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष में हम उसी मिश्रधन को क्या बना देंगे, फिर से मूलधन पहले था लेकिन जो निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे, मूलधन बना देंगे। थोड़ा सा कराते हैं, उसमें से समझ में आ जाएगा। देखो, हमें पहले वर्ष की राशि दी गई है। हमें क्या दिया है? पहले वर्ष की राशि कितनी दी गई है? 10,000। कितनी बोली है? 10,000। अब दूसरे वर्ष की राशि हमको चाहिए, दूसरे वर्ष की राशि। लेकिन दूसरी वर्ष की राशि जो है, दूसरे वर्ष की राशि, उस पर तो ब्याज जुड़ जाएगा ना, कितना? 8%। उस पर तो ब्याज जुड़ जाएगा ना। तो मैं इसके लिए दूसरे वर्ष की ब्याज की राशि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वर्ष की राशि के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या? 10,000। कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला, PRT/100। तो 10,000, दर कितनी है? 8 की, और समय कितना है? 1 वर्ष का, और बटे में कितना? 100। अब दूसरे वर्ष की जो राशि निकलेगी वो असल में यहाँ से नहीं निकल के आएगी। दूसरे वर्ष के लिए 0 से 0 काटोगे, 10 का 8 का इससे 10 से गुणा करोगे, 8 दाम कितने हो जाएंगे? गड़बड़ हो रहा है क्या? 10% वार्षिक बोला है, 8%। ब्याज दर का सूत्र देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? ब्याज दर का सूत्र देखो, लिखा है उसमें, कॉपी में लिखा है हमने, चेक करो ज़रा। ब्याज दर का सूत्र देखो ज़रा कितने। अपनी बुक लाओ ज़रा, देखें अपनी बुक दो ज़रा। इसमें 10,000 लिखा हुआ है, अपने में देखो 10,000 लिखा है कि 8 कुछ और लिखा है? अरे लाम को ऐसे। क्योंकि सवाल हमने जब इसको पिछली बार कराया था तब ये 10,000 करके 10,080 नहीं 10,800 निकल रहा था, और इसके हिसाब से निकालेंगे 8 दाम 80 करके निकलेगा, तब निकलेगा जाके उस पर। यानी कि इस हिसाब से मूलधन जो दिया गया है वो होना चाहिए 10,000 ही है। चलो ठीक, 10,000 के हिसाब से करते हैं, सही है। 10,000 ही है, हमने रखी तो सही सी थी। अच्छा देखो, दूसरे वर्ष की राशि जब हमको निकालनी है तो यहाँ से देखो ज़रा, 10 और 8 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 80। लेकिन दूसरे वर्ष की राशि तो ये बनेगी नहीं, ये तो केवल ब्याज आया है ना, ये तो क्या आया है? ब्याज आया है। ब्याज कितना है? 80 है। तो अब हमारी जो दूसरे वर्ष की जो राशि बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 10,000। ये 10,000 में क्या हो जाएगा? 10,000 में 1,000 वहाँ पर लिखा है, ये नीचे 8 ये वही कहें, गड़बड़ हो कहाँ रही है। चलो फिर भी ठीक, यहाँ पे 1,000 था, इसको हम 10,000 बना देते हैं, हो गया 800। लेकिन हमें दूसरे वर्ष की जब राशि है जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 10,000 प्लस में 800 जोड़ के कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा, हो गया। अब तीसरे वर्ष जब हमको ब्याज चाहिए होगा, जो तीसरे वर्ष की राशि बनेगी वो उस पर ब्याज जो देना होगा वो इस पर देना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना है,
चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, तुमने पहले वर्ष मान लिया तुमने किसी से 12 रुपये उधार ले लिए। अब 12 रुपये उसने उधार तुमको दिए 8% के ब्याज पे। 8% का ब्याज यानी कि बटे में आ जाएगा 100। तो यहाँ से करोगे तो 12 8 96 हो गए, 96 बटे में 100, यानी कि तुमने उससे 12 रुपये लिए थे, लेकिन अब वापस कितने करने पड़ेंगे, 12 रुपये 96 पैसे वापस करने। लेकिन जब दूसरे, अगर उसने 1 साल के लिए ना दे के उसने तुमको चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया 2 साल के लिए, तो जब 2 साल बाद तुमसे रुपये लेगा ना, जब 2 साल बाद रुपये लेगा तो इस पर भी ब्याज जोड़ेगा। इस पर भी ब्याज कितना, वही 8% का। प्रतिशत हटाओगे बटे में फिर से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिए, गुणा करोगे 8 छंग 48, और यहाँ से 8 9 कितने हो गए जाके, 8 9 हो गए जाके कितने 72, 72 में 4 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे 76 के 7 हासिल में, 8 2 16 7 कितने हो जाएंगे 16 7 हो जाएंगे, यहाँ से 23 हासिल में कितने 2 आ गए, और 8 के 8 2 10 हो जाएंगे। और 4 0 लगे तो 4 अंक को पहले क्या करना है, 4 अंक पहले दशमलव लगा दो, ये इतना। यानी कि रुपए तुमने उससे 12 ही लिए थे, 12 रुपये, लेकिन उसमें क्या हो जा रहा है, ये रुपए भी इसमें जुड़ जाएंगे आके। मतलब कुल मिला के अगर सही से देखा जाए 12 1 13, कुल मिला के 14 रुपये तक तुमको उसको वापस करने पड़ेंगे। ये ब्याज हो गया जाके। मतलब ब्याज के ऊपर भी जब ब्याज देते हो तो क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। और जब केवल ऐसे ब्याज दे दो तो वो साधारण ब्याज रहते हैं। ठीक, अब जरा देखो दूसरे वर्ष की राशि कितनी निकल आई, 10,800 निकल आई। अगर हम तीसरे वर्ष की राशि निकालें, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, तो तीसरे वर्ष की राशि के लिए मूलधन क्या बन गया, ये बन जाएगा, मूलधन ये बन जाएगा। अब जब ये मूलधन बन रहा है तो इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज है, 8% का। दर कितनी है, दर कितनी 8% की है, तो 10,800 था, इस पे 8% की दर कितना, वार्षिक के हिसाब से बटे में कितना है 100 है, 0 आ जाएगा, कितना निकलेगा 8 8 64 हो जाएंगे। हासिल में कितने 4 6 आ गए यहाँ पे, और 8 के 8, यानी कि 10,800 जो थे, 10,800 जो थे उसमें ये वाला ब्याज भी जोड़ दोगे 864 रुपये, तो कुल मिला के अब राशि कितनी देनी पड़ेगी, 4, यहाँ से 4 8 16, 6 हासिल में 1, और यहाँ से 11। मतलब तीसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 11,664 हो जाएगी। मतलब उसने तुमने रुपए कितने लिए, 10,000। दूसरे साल अगर चुका देते तो रुपए कितने चुकाने पड़ते, 10,800, मतलब 10,000 के 800 रुपये बढ़ गए होते। लेकिन अब तुम तीसरे साल जब चुकाओगे तो रुपए कितने चुकाने पड़ेंगे, 11,664 रुपये। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या, जब ब्याज पर भी ब्याज पड़ने लगे तब उसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, अब जरा देखो इसकी समांतर श्रेणी बनाओ, क्या बनेगी, इसकी समांतर श्रेणी बनेगी, जरा देखो क्या ये समांतर श्रेणी है। वो तो साफ साफ दिख रहा है, पहले 800 बढ़े थे, 800 ही बढ़ते तो 11 कितने, केवल यहाँ पे 1600 हो जाता, मतलब 11,600 निकलता है, लेकिन 11,664 आ गया, 64 एक्स्ट्रा हो गया। मतलब अंतर तो बराबर नहीं है ना, ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन करके दिखाना है। तो समांतर श्रेणी बना दो जरा। पहले 10,000 थे, उसके बाद कितना हुआ, 10,800 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 11,664 हो गया, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। यानी कि पहली बार में जो हमारा D1 का जब मान निकलेगा तो A2 माइनस A1 कर देंगे, तो यहाँ से 10,800 से कितना माइनस करना है हमको, कितना माइनस करना है, 10,000 शुरुआती 2 के लिए लेके चल रहे हैं, कितना निकलेगा 800। और जब दूसरी बार के लिए करेंगे तब हमें इन 2 को लेना है, क्या करेंगे, 11,664 से क्या माइनस कर देंगे, 10,800। तो इस बार अंतर कितने का आ गया, यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 16 से 8 जाते ही 8 बचेगा, यहाँ पे 0, मतलब अंतर इस बार कितने का, 864 का आ गया। तुम बता सकते हैं क्या D1 और D2 का मान बराबर है, नहीं है। तुम बता सकते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ये सवाल थोड़े टफ पड़ जाते हैं, इसको करने में हो सकता है 2-4 बार कन्फ्यूज़न हो, श्रेणी नहीं है। लेकिन इसके सवाल के हिसाब से देखा जाए तो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तुम्हारा पहला सवाल, वो प्रत्येक किलोमीटर वाला जो बताया था, वो गाड़ी वाला, कार वाला बताया था, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा 8 बढ़ जाता है, फिर 8 बढ़ता है, ये चीज़ बताई थी। पेपर में तुम्हारा वही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ये वाला नहीं पूछा जाता जल्दी। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का लग रहा है कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, इसलिए पेपर जो बनता है वो हाई स्कूल के हिसाब से लेवल से ही बनता है, तो ये नहीं पूछा जाता है जल्दी। कर लो, फिर अगला नोट करें। चलो देखो क्या दिया है, दी हुई एपी के एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसके पहले 4 पद हमको लिखने हैं। प्रथम 4 पद लिखिए
जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी हमको दिया गया है। अच्छा एक चीज़ बताओ, सार्वधातुक डी दिया गया है, प्रथम पद देखो पहले ही क्वेश्चन को देख लो। जैसे पहले क्वेश्चन में हमको ए का मान दिया है कितना है 10 और डी का मान कितना बोला है 10। अब कहा क्या गया है, हमको प्रथम 4 पद लिखने हैं। प्रथम कितने 4 पद लिखने। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रथम 4 पद लिखने तो प्रथम पद हमारा जो होता है प्रथम पद तो ये ए ही हो जाता है ना। प्रथम पद तो ए ही हो जाता है, कितना है 10। अच्छा दूसरा पद द्वितीय पद अगर हम बोले, द्वितीय पद यानी कि A2 का मान कैसे लिखते हो, इसको व्यापक रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं, जितना कहा जाए उससे एक कम। कितना लिखेंगे इसको, a प्लस का क्या लिखेंगे बताओ ज़रा, a प्लस का d लिखेंगे। एक d लिखो तो एक का गुणा करने से कोई अंतर पड़ता ही नहीं। एक से किसी भी संख्या को गुणा करो या भाग करो, उस संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो व्यापक रूप में क्या लिखेंगे, a प्लस का d लिख देंगे। क्या a का मान हमको दिया गया है कितना है 10, d का मान भी कितना बोला है 10। तुम्हारा दूसरा पद कितना आ जाएगा, 10 और 10 जुड़ते ही कितना हो गया 20 हो गया। तृतीय पद अगर हम बोलते हैं, तीसरा पद अगर बोलते हैं, तीसरे पद यानी कि A3 का मान क्या लिखेंगे, a प्लस का 2d लिखेंगे व्यापक रूप में, a प्लस का 2d लिखेंगे। क्या कर देंगे, a का मान कितना बोला है 10 प्लस में 2 गुणा में d का मान भी कितना है 10, तो कितना निकलेगा यहाँ से 10 प्लस का 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दाम कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। लेकिन हमसे कितने पद कहे गए लिखने के लिए, 4, 3 हो गए। चतुर्थ पद लिख देंगे, चौथा पद लिख देंगे। चौथा पद यानी कि A4 का मान हमको लिखना है, क्या लिखेंगे a प्लस का 3d। जितना कहा जाएगा उससे एक कम करेंगे, केवल जितना कहा जाएगा उससे केवल एक कम करेंगे। तो a प्लस का 3d, a का मान कितना है 10 प्लस 3 गुणा में d का मान कितना है 10, कितना निकलेगा 10 प्लस का 30 जुड़ते ही कितना हो जाएगा, क्या 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो समांतर श्रेणी आ रही है, जो हमारी AP आ रही है, वो क्या है, वो क्या है समांतर श्रेणी बनानी है हमें। 4 पद हो गए, काम खत्म। समांतर श्रेणी लास्ट में बना के दिखा दो, बस काम खत्म। पहला पद क्या था 10, दूसरा पद क्या निकला 20, तीसरा क्या निकला 30, चौथा क्या निकला 40, और यही क्या है हमारी समांतर श्रेणी। प्रथम 4 पद कहे गए थे, हो गया सवाल। कर लोगे, कर लोगे, समझ में आया। दूसरा वाला देखो क्या दिया है ऐसी, दूसरे वाले में बोला है a का मान कितना है, पढ़ा रहने दो भाई। 8 को केवल रूट से बाहर निकालो, फिर घटा दो। 8 को रूट से बाहर निकालो, 2 रूट 3 बनेगा जाके, 8 को नहीं 2 रूट 2 बनेगा, 2 रूट 2 से 1 रूट 2 घटा दोगे, केवल रूट 2 आ जाएगा। मतलब समांतर श्रेणी ये बन जाएगी, जहाँ तक उम्मीद है बन जाएगी, जहाँ तक बन जाएगी। दूसरा देखो d बराबर कितना दिया है 0 दिए, इसके 4 पद लिखने तो क्या करोगे, 4 पद लिखने तो क्या करोगे, यही तरीका तो लगेगा। प्रथम पद हमको दिया गया है, प्रथम पद दिया है, सेम तरीका एक ही तरीके से लगा दो। प्रथम पद दिया गया है मतलब a का मान दिया है कितना है -2। अगर हम द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद की बात करें यानी कि A2 की अगर हम बात करें, क्या लिखोगे a प्लस का d। जितना कहा जाता है एक कम कर देते हैं, a प्लस का d लिखेंगे। क्या a का मान -2 है प्लस में d का मान कितना है 0, तो दूसरा पद कितना निकलेगा -2 ही रहेगा, कोई असर ही नहीं पड़ेगा क्योंकि d का मान ही 0 है। तीसरा पद भी यही निकलेगा, चौथा पद भी यही निकलेगा, कितने भी निकालें क्योंकि d का मान तो 0 है ना। ये चीज़ तो बताई थी पहले ही, शुरुआत में बता दिया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें बताया था प्लस का बढ़े या माइनस का बढ़े या फिर 0 ही रहे। तीसरा पद अगर निकालो, तृतीय पद, तृतीय पद यानी कि A3 का मान व्यापक रूप में क्या लिखोगे, a प्लस का 2d। a का मान कितना है -2 है, प्लस का 2 गुणा में d का मान कितना है 0। तो किसी भी संख्या का गुणा या भाग 0 से करते हो 0 आ जाता है, गुणा भाग कितना आएगा 0 ही आएगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ से कितना होगा -2 प्लस का 0, यानी कि तीसरा पद भी कितना आ गया -2 ही आएगा, -2 ही आएगा। अच्छा चौथा पद अगर कह दिया जाए, चौथा पद कह दिया जाए यानी कि A4 कह दिया जाए, क्या लिखोगे a प्लस का 3d लिखोगे। तुम लोग बोलती बहुत ज़्यादा हो, शांत बैठ के किया करो, हम सबको अलग अलग बैठाना शुरू करेंगे पक्का है। A4 का मान अगर निकालना है a प्लस का 3d, तो a का मान कितना है -2 है
प्लस में 3 इंटू में डी का मान कितना है 0। क्या किसी भी संख्या का मान 0 से गुणा करोगे उसको 0 आएगा। क्या बचा यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का कितना है 0। 0 को जोड़ने घटाने से वो संख्या वही रहती है। कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि समांतर श्रेणी बन गई। क्या है माइनस का 2 पहला भी है, फिर दूसरा पद भी माइनस का 2, तीसरा पद भी माइनस का 2, चौथा पद भी माइनस का 2। हो गया काम खत्म। ऐसे करने हो जाएगा। कर डालो जल्दी जल्दी करो। अब हम ये प्रथम पद द्वितीय पद बार बार नहीं लिखेंगे, हम A1 A2 करते हुए चलेंगे। ठीक, समझ में आ गया ना। प्रथम पद को हम क्या A लिख रहे हैं, द्वितीय पद को A2 लिख देते हैं, तृतीय पद को। ठीक, समझ में आ गया ना। अब जरा देखो यहाँ से, देखो तीसरा सवाल क्या दिया है। तीसरे सवाल में दिया है ए का मान दिया है, ए का मान दिया कितना बोला गया है 4, और डी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3। अच्छा देखो हमें पहला पद तो दिया ही है, हमें पहला पद तो ए का मान तो दिया ही है, हमें पहला पद ए का मान तो दिया गया है। क्या A2 का मान हम निकाल सकते हैं, दूसरा पद निकाल सकते हैं। दूसरे पद को हम व्यापक रूप में क्या लिखते हैं ए प्लस का डी। समझ में है, ए प्लस का डी तो लिखते हैं व्यापक रूप में। क्या ए का मान हमको पता है कितना है 4, और डी का मान कितना है माइनस का 3। अच्छा ये माइनस और ए प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब इसको ये लिख सकते हैं 4 माइनस का 3। 4 से 3 जाएगा तो A2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा पद निकला है, अब तीसरा पद निकाल दो। तीसरे पद को व्यापक रूप में क्या लिखेंगे ए प्लस का 2D ए लिखेंगे। क्या ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, प्लस लगा दो, 2 गुणा में डी का मान कितना है माइनस का 3 है यही तो है, 2D बोला गया है। क्या 4 हम ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, माइनस प्लस 3 और 2 का गुणा करते कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। A4 का मान निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे ए प्लस का 3D यही तो लिखेंगे, ए प्लस का 3D लिखेंगे। क्या ए प्लस का 3D, तो ए का मान कितना है 4, प्लस में 3 गुणा में डी का मान कितना है माइनस का 3 है। हल करोगे कितना आएगा 4, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 त्रिकु 9, 4 से 5 जाती कितना, 4 से 9 जाती कितना बचेगा 5 बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस का आ जाएगा। हो गया। क्या हमारी ये समांतर श्रेणी बन के तैयार हो गई। 4 पद लिखने से चाहो तो इतने पे ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समांतर श्रेणी बना दे तो थोड़ा देखने में सही लगता है कि हाँ समांतर श्रेणी ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ज़रा देखो पहला पद क्या था हमारा 4 था, दूसरा पद क्या निकला दूसरा पद क्या निकला 1 निकला, तीसरा पद क्या निकल गया है माइनस का 2 निकल गया है, चौथा क्या निकला माइनस का 5 निकला। ऐसे ही चलेगा, काम खत्म हो गया। इतना काम करना था। समझ में आया क्या किया गया, समझ में आ गया क्या किया गया तीसरे सवाल में। अब चौथा सवाल देख लो जरा। चौथा सवाल क्या दिए, चौथे सवाल में ए का मान बोला है माइनस का 1, ए का मान कितना बोला है माइनस का 1, और डी का मान कितना बोला गया है 1/2। डी का मान कितना दिया गया है 1/2 दिया। हो गया इतना। अब ज़रा एक चीज़ देखो, करने का तरीका अब भी वही है, करने का तरीका अब भी वही रहेगा। क्या ए का मान हमको पता है माइनस का 1 है। क्या हम दूसरा पद अगर कहें A2 का मान अगर हम कहें तो कैसे लिखेंगे ए प्लस का डी निकालते हैं। क्या ए का मान माइनस का 1 है और डी का मान कितना है 1/2। हल करते समय क्या करते हैं, जब भी कोई भिन्न की संख्या दी हुई, कोई साधारण संख्या दी हुई हो तो हम क्या करते हैं लासा निकाल देते हैं। लासा अगर ना भी निकालना चाहे तो सीधा सीधा इसका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। 2 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस का था तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का कितना 1 और बटे में कितना है 2। माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटेगा 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, और बटे में कितना 2। चिन्ह अच्छा किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का आते हैं। A2 खत्म। तीसरा पद अगर लिखें, अगर हम तीसरा पद लिखें तो क्या लिख देंगे ए प्लस का 2D। जितना कहा जाता है जस्ट 1 कम करते हैं, जस्ट 1 कम कर देते हैं। तो ए का मान कितना है माइनस का 1 है, प्लस में 2 गुणा में डी का मान कितना है 1/2। हो गया। क्या ये माइनस और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे।
आगे देखो क्या ये माइनस का एक और ये प्लस का एक कितना हो जाएगा, माइनस प्लस भी खत्म हो जाएंगे, माइनस प्लस भी खत्म हो जाएंगे, तो ये A3 पद जो निकलेगा वो कितना निकल के है, 0 निकल के है। अगर यही ऊपर नीचे काट रहे होते तो कितना निकलता, 1 निकलता, तब पहाड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ तो माइनस प्लस होके 0 हो गया। ठीक, क्या चौथा पद निकाल सकते हैं ऐसे ही, A4 का मान कितना लिखेंगे, A प्लस का 3D लिखेंगे, A का मान कितना, माइनस का 1 है, प्लस में 3 इंटू में D का मान कितना है, 1/2 है। हो गया। क्या 3 के 3 हो जाएगा, बटे में 2 आएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 और प्लस में कितना है, 3/2 हो गया। हल करते समय इसका इससे गुणा करना पड़ेगा, हल करते टाइम इसका इससे गुणा करना पड़ेगा। 2 का 1 से गुणा करोगे कितना निकलेगा, माइनस का 2, प्लस का कितना है 3 और बटे में कितना है 2। क्या ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस का आएगा या माइनस का, क्यों माइनस का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है। हाँ ऐसे पूछा जाए -3 बड़ा है या प्लस का 2 बड़ा है, तब 2 बड़ा है, लेकिन जब हम इस तरह से जोड़ घटा रहे हो तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। ठीक, अलग अलग पूछ दिया जाता कि -2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तब कहते हैं तुम क्या 3 बड़ा है, लेकिन जब हम हल कर रहे हो तो चिन्ह भी हम बड़ी संख्या का ही लगाते हैं। ठीक, जो उसके आगे लगाओ, 3 के आगे प्लस है तो ये जो 1 आएगा वो भी कैसा होगा, प्लस का, और बटे में कितना है 2, निकल आया, निकल आया। अब इसको हम समांतर श्रेणी के रूप में लिखना चाहें तो AP बना के लिख सकते हैं। कितना है, पहला पद माइनस का 1 है, दूसरा कितना है, दूसरा पद कितना है, माइनस का 1/2 है, तीसरा पद कितना है 0 है, चौथा पद कितना हुआ है, फिर से 1/2 हो गया, फिर से पांचवा पद करेंगे तो 1 निकल के आएगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, 4 पद कहे गए, अपना 4 पद लगाओ, छोड़ दो, हो जाएगा, हो जाएगा। पांचवा बताया जाए, हाँ नोट कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तुम चाहे, और हाँ जितना हम कराते रहें उस, देखो 4 हो चुके हैं, अब पांचवा करते हैं, पांचवा करते हैं यहाँ से, देखो देखो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पांचवें क्वेश्चन में A का मान दिया गया है, A का मान कितना दिया है, माइनस का 1.25 और D का मान माइनस का ही दिया है, कितना दिया 0.25। A का मान कितना दिया है, माइनस का 1.25 दिया गया है, और D का मान कितना दिया है, माइनस का 0.25। क्या यही जो A का मान दिया यही हमारा A1 का मान होता है, यही हमारा A का मान या A1 का मान होता है। अब जब A2 का मान निकालना है, जब A2 का मान निकालना है तो क्या लिखते हैं, इसको A प्लस का D लिख लेते हैं। क्या A का मान हमारा कितना है, माइनस का 1.25 है, कितना है, माइनस का 1.25 है, प्लस में D का मान कितना है, माइनस का 0.25 है। चिन्ह ना भूलना, अगर चिन्ह भूले तो सवाल गया, चिन्ह अगर भूल गए तो सवाल पूरा गलत। तो ज़रा देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना 0.25। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब जुड़ेगा। तो ज़रा जोड़ो, दशमलव के बाद वाले आएंगे, दशमलव के बाद ही जुड़ते हैं। तो ज़रा जोड़ोगे, 5 में 5 जोड़ते ही 10 हो गया, हासिल कितना 1, 2 2 4 में 1 जोड़ दोगे 5, और पॉइंट के आगे वाला पॉइंट के आगे ही रहेगा, काम खत्म। कितना आ गया, माइनस का 1.50 हो गया, माइनस का 1.50 आ गया। तुमने देखो 0.25 पर शायद प्लस नहीं, माइनस का चिन्ह नहीं लिया था। अगला देखो A3 का मान निकालना है, तुम लोग बहुत बातें कर रही हो। A3 का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, A प्लस का 2D। क्या A का मान हमारा कितना है, माइनस का 1.25 है, प्लस 2D का मान, 2D का मान क्या है, D का मान हम 2 ऐसे ही लिख देंगे, और D का मान कितना है 0.25 है, माइनस का। गुणा भी होगा तो दशमलव के अंक वाले बाद जो हैं, दशमलव के बाद जो अंक हैं वो दशमलव के बाद ही रहते हैं। तो गुणा करो ज़रा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1.25 तो पहले लिखा ही है। क्या ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो 2 का 5 से करो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, और दशमलव के आगे क्या था 0। अच्छा ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मतलब जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 में 5 0 जोड़ोगे 5 ही है, 5 2 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। दशमलव के आगे 1 लिखा था 1 आ गया। चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो माइनस वाला 1.25 बड़ा है। तीसरा पद आ गया। चौथा पद अगर हम निकालना चाहें तो A4 बताओगे,
A4 को क्या लिखोगे, A प्लस का 3D। A का मान कितना है, माइनस का 1.25 है। क्या प्लस में 3 इंटू में D का मान कितना है, माइनस का 0.25 है। माइनस का 0.25 दिया है। क्या यहाँ से बता सकते हो कि माइनस का 1.25, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 से 75 हो जाते हैं, 0.75 आ जाएगा। या फिर बाद में गुणा कर लेना, 3 5 15 के 5 आ गए, हासिल कितना, 1 लगा, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। फिर 0 से पहाड़ा पड़ोगे, 0 ही आगे रहेगा। अगर कोई हासिल होता तो आ जाता है, हासिल तो है नहीं। अब ज़रा देखो तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 में एक हासिल जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 का फिर से 0 आ गया। अब जो हासिल बच के आया, एक की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 अंक पहले दशमलव था, पीछे से 2 अंक पहले दशमलव था, हो गया। तो A4 का भी मान आ गया, हो गया। तो समांतर श्रेणी लिख के दिखा दो। AP क्या बन के तैयार हुई, AP क्या बन के तैयार हो गई, AP बन के तैयार हो गई, क्या हो गई, पहला पद क्या था, माइनस का 1.25, दूसरा पद क्या है, माइनस का 1.50, तीसरा क्या है, माइनस का 1.75, चौथा क्या आ गया, माइनस के 2.00 या फिर 2। ठीक, क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट, नोट कर लो ज़रा। तब तक हम ऊपर का क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। जल्दी जल्दी कर लो, एक्सरसाइज खत्म तो करो ना जल्दी। इसमें के सवाल तो बहुत आसान है, सारे ऐसे ही हो जाएंगे जल्दी जल्दी। पहला पद बोला गया, सार्वंतर बोला गया, करते जाओ जल्दी जल्दी। हम सारे बोर्ड पे करते जाने, तुम लोग मैच करते रहना, करते रहो। इसको रफ कर दे। अब चाहो तो तुम लोगों पर है, अगर D का मान निकालना चाहो तो D का मान कैसे, D1 D2 करके निकाल सकते हो। अगर ये डायरेक्ट देख पा रहे हो तो डायरेक्ट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो जैसे पहला दिए 3 1 माइनस का 1 और माइनस का 3 दिए। पहला सवाल क्या दिया है, पहला पद है 3, फिर 1 आया है, फिर माइनस का 1 आया है, फिर कितना है, माइनस का 3 आया, और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। क्या हमको बताना है, हमें क्या क्या दिया है, हमें सर्वांतर और पहला पद बताना है। हमें क्या बताना है, हमें प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। प्रथम पद यानी कि हमारा A का मान कितने है, प्रथम पद यानी कि A का मान कितने है, 3। सर्वांतर बताना है यानी कि D बताना है, D बताना है हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार D1 निकाल देंगे, एक बार D2 निकाल देंगे। क्या D1 निकालोगे, क्या करोगे, A2 माइनस A1 कर दोगे। A2 का मान कितना है, 1 है, माइनस में A1 का मान कितना है, 3 है। क्या 1 से 3 जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। D1 हो गया। D2 निकाल दो ज़रा, D2 निकाल दो। D2 का मान कैसे निकालोगे, A3 माइनस A2 कर दोगे। A3 का मान कितना है, माइनस का 1, माइनस लगाए। A2 का मान कितना है, 1 है, हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो D1 और D2 का जो मान है वो कितना है, ये 2 है, वो भी कैसा, माइनस का। हो गया, हमें 2 चीज़ें निकालनी थी, या फिर ऐसे लिख देना, D बराबर कितना है, माइनस का 2 है। चाहो तो ऐसे कर लेना, या फिर A और D डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समांतर श्रेणी ये तुम बोली गई है तो ये पहले से ही समांतर श्रेणी में है, इसमें तुम्हें D1 D2 बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम D का मान लिख देना तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा सवाल देखो, दूसरा वाला क्या दिया, दूसरे में समांतर श्रेणी दी गई, माइनस का 5, माइनस का 1 और 3 और 7 हो रहा है। क्या है, माइनस का 5 है, फिर माइनस का 1 है, फिर 3 है, और उसके बाद 7 है। क्या हम बता सकते हैं क्या A का मान कितना है, माइनस का 5 है, जो चीज़ दिया है। A का मान कितना, माइनस का 5 है। क्या D का मान हम बता सकते हैं क्या हुआ है, -5 से क्या कर देते हैं, D का मान डायरेक्ट निकाल देना, यहीं से A2 माइनस A1 करते हैं,
बार बार ना निकालना, डायरेक्ट जो आएगा वही डी का मान हो जाएगा। ठीक, A2 माइनस A1 करते हो, A2 का मान कितना है, माइनस का 1 है, माइनस में A1 आ रहा है, A1 का मान कितना है, माइनस का 5 है। हो गया, क्या ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का कितना 5 आ गया, प्लस का कितना आ गया 5 आ गया। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। मतलब हमारा डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 4 है, प्लस का, काम खत्म हो गया सवाल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है, हर बार तुमको पहला पद और सर्वंतर निकाल देना है, पूरे में यही करना है। तीसरा सवाल देख लो, बुक तुम्हारे पास है, तुम अपने आप से भी करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए। क्या करना है, समांतर श्रेणी दी गई है, 1/3 दिया है, फिर 5/3 है, फिर 9/3 है, उसके बाद कितना दिया है, 13/3 दिए। ये ऐसे चल रही है, ऐसे चले, हमें अब भी वही काम करना है, क्या निकालना है, ए और डी। हमें क्या क्या दिया है बताओ ज़रा, हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए का मान कितना है, 1/3। डी का मान अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, A2 माइनस A1 कर दोगे। A2 का मान कितना है, डी को हम ज़रा इधर निकाल देते हैं।